उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और उसके पास एक जगह लगती है झारपड़ा। दरअसल झारपड़ा के पास जेल है और जेल के अंदर दो कैदी आपस में बातचीत कर रहे थे। एक कैदी दूसरे कैदी से अखबार दिखाते हुए कहता है कि दिल्ली के अंदर एक आफताब नाम के एक लड़के ने एक लड़की का कत्ल कर दिया है। कत्ल करने के बाद उसके 36 टुकड़े कर दिए हैं। कुछ इसी तरह की बात चल रही थी। दूसरा कहता है ये कत्ल कुछ भी नहीं है, हमारी जेल के अंदर जो बंद हैं डॉक्टर साहब, उनका केस इससे भी ज्यादा खतरनाक था। वो व्यक्ति जो कैदी होता है कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने कहा यकीन नहीं आता तो चलो डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। वाकई ये जो केस है, ये जो किस्सा है श्रद्धा का, इसने तो दुनिया में तहलका मचा ही दिया है। लेकिन जिस केस के बारे में आज कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को, इस किस्से को सुनने के बाद शायद आपको भी लगेगा कि श्रद्धा वालकर का केस छोटा था, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक, उससे ज्यादा कहीं खौफनाक केस जो हुआ था उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ था। जिसको सुनने के बाद जब ये बात अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से लोगों तक पहुंची थी तो लोग सुनकर हैरान थे, परेशान थे कि कोई व्यक्ति आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की। यहाँ की एक पॉश कॉलोनी है और एक रिटायर्ड कर्नल रहते हैं, जो कि कर्नल तो थे लेकिन आर्मी के अंदर उनकी पोस्ट थी डॉक्टर साहब की। वो इलाज क्या करते थे सैनिकों का। एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। बेटा बड़े होकर पढ़ लिख कर वो सीधा चला जाता है यूएसए में, डॉक्टर बन जाता है, और बेटी पढ़ लिख कर चली जाती है सीधा विदेश, यानी कि दुबई में जाकर वो शिक्षिका बन जाती है, बच्चों को पढ़ाती थी। 3 जून 2013 की बात है। बेटा, जिसका नाम राहुल होता है, वो अपने माँ को फोन करता है, माँ से कहता है, माँ से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था लेकिन माँ का फोन नहीं उठ रहा है, माँ से बातचीत नहीं हो रही थी। वो परेशान हो जाता है। पहले सुबह में ट्राई करता है, फिर दोपहर में, फिर शाम में। इस तरह से कई बार कोशिश करने के बाद भी माँ से बातचीत नहीं हो पाती तो राहुल परेशान हो जाता है। तभी अपनी बहन को फोन करता है और बहन से कहता है कि माँ से बातचीत नहीं हो पा रही है, कि क्या तुम्हारी माँ से कभी बातचीत हुई कि नहीं हुई। तो बेटी कहती है मेरी भी कई दिनों से माँ से बातचीत नहीं हो पा रही है। तभी लड़का 1-2 दिन के बाद फिर से फोन करता है। जब फिर से फोन करता है तो फिर भी बातचीत नहीं हो पाती। इसी तरह से धीरे धीरे करके 1 हफ्ता और 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। जब 2 हफ्ते गुजर जाते हैं तब लड़का फिर परेशान हो जाता है। माँ को फिर से कॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी बातचीत नहीं हो पाती। इसके बाद 22 जून 2013 को एक बार फिर से उसने ट्राई किया और अपनी माँ से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उस दिन भी बातचीत नहीं हो पाई। तब वो पापा को फोन करता है और पापा से कहता है कि पापा, माँ से बातचीत नहीं हो पा रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। अब लगभग 20 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं, क्या मेरी माँ से बात कराओगे। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम परेशान क्यों होते हो, तुम्हारी माँ तो बहन के पास दुबई गई हुई है घूमने के लिए, जब वापस आ जाएगी या एक काम करो वहां पर बात कर लो, बातचीत हो जाए तो मुझे भी बता देना कि तुम्हारी माँ कैसी है। लड़का बड़ा परेशान था ये सोचकर कि बहन से तो मैं पहले ही बातचीत कर चुका हूँ। बहन खुद कहती है कि मेरी माँ से बातचीत नहीं हो पा रही है, पापा कह रहे हैं कि वो दुबई चली गई है, जरूर दाल में कुछ काला है। भुवनेश्वर में ही उसके परिवार के यानी कि ननिहाल वाले कई लोग रहते थे। तब वो अपने मामा को फोन करके कहता है कि मामा जाकर देखो तो सही, कुछ बात है क्या, कुछ है। पापा से बात करता हूं, कुछ और बात कहते हैं, माँ बात करना नहीं चाहती है या माँ का नंबर स्विच ऑफ है, कुछ तो बात है, आप जाकर एक बार प्लीज देख लीजिए। तब उसका मामा अपने भांजे की बात सुनने के बाद सीधा भुवनेश्वर की उस पोस्ट कॉलोनी में पहुंचता है जहां पर उसके बहनोई रिटायर्ड कर्नल साहब रहते हैं, जो कि पेशे से डॉक्टर होते हैं। जाकर वो दरवाजा खटखटाता है, आवाज लगाने की कोशिश करता है, जीजा जी करके। जब कई बार आवाज लगाता है तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन साफ पता चल रहा था कि घर के अंदर कोई है। तभी वो खिड़की से झांकने की कोशिश करता है और जैसे ही खिड़की से झांकने की कोशिश कर रहा था तो अंदर से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। उस दुर्गंध को लेकर वो परेशान हो जाता है, फिर से आवाज लगाता है और वो जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये दुर्गंध कहां से आ रही है, क्या बात है। जब कोई आवाज नहीं आती, कोई सुनता नहीं है, तब वो परेशान होकर पुलिस को फोन करता है। पुलिस मौके पर आती है और जब पुलिस मौके पर आती है तो दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। कर्नल साहब दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर देते हैं। पुलिस को गुस्सा आता है और जोर से लात या कुछ ऐसी चीजें मारी जाती हैं जिससे दरवाजा को तोड़ दिया जाता है। दरवाजा तोड़कर जैसे ही अंदर जाते हैं तो डॉक्टर साहब इत्मीनान से अपने बेड के पास बैठे हुए थे, अपने बेडरूम में बैठे हुए थे। सामने एक मेज रखी हुई है, मेज के ऊपर थाली थी और थाली के ऊपर सर रखा हुआ था उनकी बीवी का, और वो उससे बातचीत कर रहे थे बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े आराम से, जैसे कि कुछ है ही नहीं। उस सर को देखकर कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं और जो उस महिला का भाई होता है वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तभी पुलिस वाले उसे संभालने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि परेशान मत हो, अभी आप बाहर चले जाओ। उन्हें बाहर निकाला जाता है। तब कर्नल साहब से पूछा जाता है कि तुम्हारी धर्मपत्नी कहाँ है और ये सब क्या है। वो कहता है कि धर्मपत्नी तो विदेश जा चुकी हैं, बेटी के पास रह रही हैं, सब कुछ ठीक है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आप मेरे घर से बाहर निकलो।
जब पुलिस वालों से कर्नल साहब इस तरह की बातें करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को गुस्सा आने लगता है। और उस सर को देखने के बाद जब सवाल कर रहे थे, कह रहे थे कि मेरी पत्नी है, मैं इससे बातें कर रहा हूं। यानी कि वो डॉक्टर साहब जो बातें कर रहे थे वो बहकी बहकी बातें थी, जिनको देखकर लग रहा था कि इनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। सर है तो फिर बाकी बॉडी का हिस्सा कहां है? अब हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिरकार इस आदमी ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्या किया? घर के अंदर से थोड़ी दुर्गंध ज्यादा आ रही थी, और जिस तरह दुर्गंध आ रही थी उधर 2 ट्रंक रखे थे, संदूकें रखे थे, बड़े बड़े संदूक। जब उन संदूकों को खुलवाया जाता है तो एक संदूक के अंदर 11 टिफिन रखे हैं, दूसरे के अंदर भी 11 टिफिन रखे हुए थे। अब एक टिफिन को उठाकर जब देखा जाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं खून के धब्बे लगे हुए थे। जब टिफिन के अंदर खोला जाता है तो टिफिन के अंदर 3 बॉक्स रखे हुए हैं, और तीनों बॉक्स के अंदर मीट के पीस रखे हुए थे। अब ये मीट के पीस किसके हैं, यही हैरान करने वाली बात थी। अभी तो महज एक ही टिफिन खोला गया था। जब पुलिस वाले हर एक टिफिन को खोलकर देखते हैं तो किसी के अंदर हाथ रखा है, किसी के अंदर उंगलियां रखी हैं, किसी के अंदर पैर का हिस्सा रखा हुआ है, किसी के अंदर धड़ का हिस्सा रखा है, कहीं सीने का हिस्सा रखा हुआ है। इसी तरह से 22 टिफिन के अंदर एक महिला पैक हुई रखी थी, उसके अनगिनत टुकड़े किए गए थे। इतने टुकड़े की किसी की भी देखकर आंखें खुली की खुली रह जाएं। और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ था। डॉक्टर साहब को जब डांटा फटकारा जाता है, उनसे पूछा जाता है कि ये सब क्या है, तो कहते हैं कि मेरी पत्नी अचानक ही चली गई थी, खत्म हो गई थी। मैंने तो उसको कुछ ठीक करने के लिए, उसकी शरीर को शिरडी में पहुंचाने के लिए कुछ ऐसा ही इंतजाम किया है। पुलिस वालों को लग रहा था कि वाकई ये व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक है ही नहीं। जब उससे सख्ती से पूछने की कोशिश करते हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो वो तो कुछ बातें सही बता ही नहीं रहा था। लेकिन पुलिस वाले जब आसपास के घरों के लोगों से पूछते हैं और ये बात धीरे धीरे करके पूरे भुवनेश्वर में फैल जाती है कि रिटायर्ड कर्नल साहब, जो कि डॉक्टर के पेशे से रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका पास में ही क्लिनिक है और घर के सामने कोई अपनी गाड़ी खड़ी करता था तो उससे वो लड़ाई झगड़ा कर लिया करते थे। घर के पास किसी भी आदमी की कोई एंट्री होती थी तो उससे झगड़ा कर लिया करते थे। आए दिन पुलिस के पास यही शिकायत पहुंचा करती थी कि मेरे घर के आगे गाड़ी खड़ी है, ये 4 लोग मेरे घर के आगे खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। तो ये बात पुलिस वाले भी जानते थे कि कर्नल साहब बहुत गुस्सैल स्वभाव के हैं, लेकिन इन्होंने अपनी पत्नी के साथ क्या किया है यही सब जानना चाहते थे। घर का नौकर, घर का धोबी, खाना बनाने वाली महिला, साफ सफाई करने वाले जो भी नौकर घर में थे, कोई भी 3 जून 2013 से घर के अंदर आ ही नहीं रहे थे। उनको भी नहीं पता था कि घर के अंदर हो क्या रहा है। तब उस कर्नल साहब को फिर दोबारा से उनसे बातचीत की जाती है, क्योंकि उनकी उम्र कुछ ज्यादा हो चुकी थी, 71 साल के आसपास उम्र, और पत्नी की उम्र 61 साल के आसपास। फिर उन्हें इत्मीनान से बिठाया जाता है, उनसे पूछा जाता है, उनसे कहा जाता है कि यदि तुमने कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ जो अंजाम होगा तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है, इसलिए जो भी सच है वो सच को सच बता दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। जब पुलिस वाले उनके बच्चों को भी खबर देते हैं कि तुम्हारी मां के साथ ऐसा हो चुका है, तो मां की बात सुनने के बाद बेटा और बेटी सीधा इंडिया आ जाते हैं और यहां पर पूछताछ का जो सिलसिला शुरू होता है, तब कहीं जाकर कर्नल साहब टूटते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बीवी बेवजह रोज रोज चिल्लाती थी, शोर मचाती थी, और 3 जून 2013 की शाम को जब मैं अपनी क्लिनिक से घर वापस आता हूं तो उनकी पत्नी बेवजह शोर मचा रही थी। मेरे हाथ में टॉर्च होती है, अंधेरा था, अपनी पत्नी के सर में इतनी जोर से वो टॉर्च मारते हैं कि एक ही टॉर्च लगने के बाद उनकी पत्नी की मौत हो जाती है और वो मर जाती है। अब वो क्या करें, इसकी बॉडी को कैसे ठिकाने लगाएं, इसलिए वो डॉक्टर होते हैं और सर्जिकल जो उनके पास उपकरण थे जिनसे ऑपरेशन करते थे, उसी उपकरणों से वो अपनी पत्नी के एक एक हिस्से को काटते रहे, और जैसे जैसे हिस्से को काटते थे बाजार से वैसे ही टिफिन लाकर रखते थे। पहले वो ट्रंक जो रखे हुए थे, क्योंकि वो कर्नल थे आर्मी में, वो कर्नल होने की वजह से उनके ट्रंक कहीं ना कहीं वो आर्मी के ही थे, तो इसलिए वो अपने एक एक ट्रंक के अंदर एक एक बॉक्स को पैक करके रखते रहे, और वो सारी बारीकियां अच्छे से जानते थे, कहीं दुर्गंध ना उठे, बदबू ना आए, तो ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था कि उस टिफिन के अंदर डाल दिया जाता था। लगभग 20 दिनों से लगातार वो ऐसे ही कर रहे थे। धीरे धीरे अपनी पत्नी के टुकड़े करते थे, टिफिन के बॉक्सों के अंदर रखते थे, और उन बॉक्सों को धीरे धीरे करके ट्रंक यानी कि इस बड़े बड़े जो संदूक होते थे, 2 संदूक, उनके अंदर सजा सजा कर रख रहे थे। और वो कहते थे कि ये तुम अगर नहीं आते तो इन संदूकों को दोनों को ले जाकर वो शिरडी में अपनी बीवी की समाधि बनाते, उसकी एक कब्र बनाते। ये बात सुनकर पुलिस वाले हैरान थे। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ तुमने इस टिफिन के अंदर पैक कर दिया था तो अपनी बीवी के सर को तुमने बाहर क्यों रखा? उस सर पर भी केमिकल लगाया जाता था ताकि बदबू ना आए, वो खराब ना हो। और वो कहते थे कि मैं अपनी बीवी से रोज रात को बातें करता था, दिन में सारे अपने काम किया करता था। दिन में कभी वो WHO के एक स्वास्थ्य संगठन है उससे जुड़े हुए थे, साथ ही वो अपने क्लिनिक पे भी जाया करते थे, कुछ ऐसे भी काम करते थे जो
लोगों को देखना होता था और शाम को आने के बाद अपनी बीवी के सर को रख कर उससे बातचीत किया करते थे, बताया करते थे आज मैंने पूरे दिन ऐसा काम किया है, आज ये किया है, आज तुम्हारे शरीर के इतने टुकड़े किए हैं। जब ये सब चीजें चल रही थी तो लोगों को लग रहा था कि कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता जैसा क्या इस डॉक्टर ने किया था। डॉक्टर का नाम होता है सोमनाथ परिदा। और ये कहानी वाकई जब ये दोनों लोग सुनते हैं जो जेल के अंदर मौजूद थे, वो कहते हैं कि वाकई ये तो बहुत खतरनाक कहानी है। और तब लगभग 6 साल बीतने के बाद इस घटनाक्रम के यानी कि 25 फरवरी 2020 की बात है, मंगलवार का दिन होता है। अदालत में जब जज साहब इस केस की सुनवाई कर रहे थे तब कर्नल साहब जोर जोर से चीख के चिल्ला कर कह रहे थे कि साहब मैंने ऐसा काम नहीं किया है। तब पुलिस वाले इनके खिलाफ पुख्ता सबूत देते हैं और पुख्ता सबूत देने के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के बाद, मेडिकल रिपोर्ट देने के बाद और पुलिस की जांच, लोगों की गवाही के बाद जब सारी चीज मिलती हैं तो जज साहब उन्हें 50,000 रुपए का अर्थदंड और साथ ही उम्र कैद की सजा सुनाते हैं और कहते हैं कि जब तक इस व्यक्ति की मौत नहीं हो जाए तब तक इस व्यक्ति को सलाखों से बाहर ना निकाला जाए। वो व्यक्ति जिस दिन से झारपड़ा की जेल में बंद है, आज भी उसी जेल में बंद है। और जैसे ही दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड होता है, ठीक वैसे ही झारपड़ा जेल के अंदर चर्चा होने लगती है कि वहां तो सिर्फ 35 या 36 टुकड़े किए गए थे श्रद्धा के, लेकिन इन्होंने अपनी पत्नी के 300 से ज्यादा टुकड़े किए थे। तो इसलिए खतरनाक कौन व्यक्ति हुआ कौन नहीं, झारपड़ा की जेल के अंदर न केवल वहां चर्चा है बल्कि पूरे भुवनेश्वर में इस बात की चर्चा हो जाती है कि सोमनाथ परिदा जी ने जितना जैसा काम किया वो वाकई बहुत भयानक था, बहुत खौफनाक था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। बताया यह भी जाता है पुलिस की जांच में कि ये जो व्यक्ति होता है इसकी अपनी पत्नी से, अपनी बच्चों से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। लेकिन बेटी जब दुबई चली जाती है, बेटा जब यूएसए चला जाता है तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी अपनी मां को साथ ले जाते, कम से कम उसकी हत्या तो ना होती। दोस्तों, कुछ लोगों के जाते जाते जो जन्मदिन है उनको बताना चाहता हूं, जिसमें वैष्णवी हैं जो कि पुणे की रहने वाली हैं, साथ ही नायद रजा हैं बिहार के रहने वाले। इन दोनों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें विजय यादव हैं कमलेश पटेल वाराणसी से, निमाई महतो, जाहिद कासिम, नीरज यादव, रवि शर्मा, जय सिंह, मोहम्मद मुशर्रफ अली, हेमंत कुमार, मोहम्मद अकील, मोहम्मद रहमत अखिल शर्मा, मोहम्मद शाहिद अनवर कोसी के रहने वाले हैं, वाजिद खान, रूमी नाज, टीटू अजनबी बुलंदशहर के हैं, हरीश चंद्रा मथुरा के रहने वाले हैं, आसिफ कुरैशी सहारनपुर से, अतहर अली सिद्धार्थ नगर से, आबुल हसन, रिजवान खान, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।